नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जब से ये भारतीय अवाम ताकत दल अपने समस्त भारतीय भाई बहनों मतलब 135 करोड़ जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनमें भारतीयता का परिवेश लाने की कोशिश में लगा हुआ है और हमारी अवाम जो है, हमारी भारतीय अवाम इसमें शरीक हो रही है और इस अहमियत और महत्व को समझ रही है कि यदि भारतीय समाज को कायम रखना है और इस मुल्क को कायम रखना है, इसको मजबूत और महफूज रखना है तो भारतीय एकता इसके लिए नितांत आवश्यक है। ये महसूस हो रहा है। हाँ, अब इसकी गति पर कुछ गति पर कितनी गति होनी चाहिए, कितनी गति है, ये एक विषय हो सकता है, लेकिन लोग शरीक हो रहे हैं, इसका महत्व समझ रहे हैं। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि हमारे खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन अब जो उनके जो धर्मगुरु हैं, मौलवी और मौलाना लोगों से कह रहे हैं कि अब तक आप लोगों ने बहुत दूसरे दलों के लिए मैंने प्रचार किया, कहा या जो भी आदेश या फतवे जारी किए, अब जो है भारतीय अवाम ताकत दल के लिए करके देखिए। अब इस तरह की बात जो है वो क्रमशः धर्म गुरुओं में भी आ रही है और हमको उम्मीद है अच्छा और हमारे कुछ ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में भी ऐसी ही भावना आ रही है और वो भी लगता है कि हमारे जो ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं वो जरूर जो है वो जो धर्मगुरु हैं हिंदू सनातन आस्था वाले भाई बहनों के तबके में उनको भी जरूर ये मानसिक रूप से प्रेरित करेंगे, दबाव डालेंगे कि वो भी जो है भारतीयता के माहौल को लाने के लिए वो भी एक प्रयास करें और लोगों को समझाएं कि जो हिंदू सनातन जो इतना बड़ा एक महान आदर्श और एक परंपरा है, एक दर्शन है, एक विचार है, अब उसका तकाजा यही है कि भारतीयता के लिए, भारतीय एकता के लिए और सबको ये बताने के लिए कि भारतीयता में ही जो है वो हिंदुत्व है, भारतीयता में ही जो है वो इस्लाम पंथ है, भारतीयता में ही जो है वो अन्य पंथ जो है सुरक्षित है। ये बात, इस तरह की बात जो है वो जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो धर्मगुरु हैं वो भी इस बात का
इस तथ्य को, इस हकीकत को हमारे आदरणीय भारतीय आवाम में मैं इसको प्रसारित करें, लोगों को समझाया। और भारतीयता का अवधारणा जो है बहुत पुरातन है, बहुत पुराना है। अब उसी के आधार पर हमारा ये एक भारत के संविधान बना करके एक भारत राष्ट्र का भारत राष्ट्र की नींव रखी गई है। और वो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो अब इसलिए उस संविधान के आदेश के अनुसार हमारा जो वजूद है संविधान के हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। और ये बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो सत्ता हथियाने वाली जो विघटनकारी ताकतें हैं वो जो है इस वास्तविक वजूद से हट करके या हटा करके वो जो संकीर्णता आधारित है वो है, उस वजूद को, उस पहचान को वो उसी पर बल देते हुए हमारे आवाम को, हमारे आदरणीय आवाम को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बांटने का और विघटन करने की साजिश पर वो आमादा है, उसे जिद पर वो कायम है। और इस तरह के तमाम जो तत्व हैं जो कि असदुद्दीन ओवैसी के रूप में हैं, ओम प्रकाश राजभर के रूप में हैं, अनुप्रिया पटेल के रूप में हैं, संजय निषाद के रूप में हैं, अखिलेश के रूप में हैं, मायावती के रूप में हैं। और भारतीय समाज को बांटने में जो है वो उससे सबसे बड़ी भूमिका जो है वो जीएनपीसी की है, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी की है। और उसी के समानांतर इस समाज में पांथिक आधार पर ध्रुवीकरण की जो साजिश चला रही है भारतीय जनता पार्टी, वो भी जो है उतना ही पाप कर रही है देश के खिलाफ। और यही ताकतें जो है हमारे आवाम को बांट बांट करके कमजोर करके उनसे वोट छीन रही है। तो वोट छीनने का उनके लिए एक साजिश है। जो जागरूक देश हैं, जापान का नाम बराबर आएगा। जापान किस तरह से विश्व स्तर पर और व्यापार का, आर्थिक प्रगति का और तकनीकी ऊंचाइयों को छूने वाला एक विश्व नेता है, तो वहां पर जो मूलभूत कारक है कि वहां के नागरिक सिर्फ अपने को जापानी मानते हैं और वो राष्ट्र जापान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अपने राष्ट्र जापान के लिए अपने पंथ बौद्ध धर्म को वो पीछे रखते हैं। ये इस भावना का हमारे देश में बहुत अभाव है। हमेशा जो है ये माने हिंदू और माने जो हिंदू सनातन के लोग और इस्लाम आस्था के लोग हमारे देश में करीब जो है करीब जो है करीब 14 साल बीत गए, लेकिन आज तक और साथ भी रहे हैं, लेकिन वो जो है इसमें से जो स्वार्थी तत्व है, विघटन पैदा करना, नफरत जो फैलाते हैं, उन जो है ऐसे तत्वों को पूरे समाज ने उनकी प्रवृत्तियों को कुचला नहीं है। हालांकि काफी संत महात्मा ऐसे हुए हैं जिन्होंने उपदेश दिया है कि कैसे साथ में रहा जाए, कैसे आप आपस में इखलाक मोहब्बत के साथ, आपसी प्रेम के साथ, आपसी भाईचारे के साथ रहा जाए। बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन आज उनकी शिक्षा जो है इन तत्वों के कारण जो है वो शिक्षा जो है वो उतनी सार्थक नहीं हो पा रही है। और सभी राष्ट्रीय कार्य में, यहाँ तक कि
आज़ादी की लड़ाई में भी और वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में हमारे जहाँ परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे और शहीद आजम भगत सिंह रहे, चंद्रशेखर आज़ाद रहे, वहीं जो है अशफाकुल्ला जी भी हैं, अमर शहीद अशफाकुल्ला। लेकिन सबका जज्बा एक ही, सबका जज्बा एक ही कि हमारे लिए मुल्क सर्वोच्च है, इसके आगे कुछ नहीं है। भारत की मिट्टी सर्वोच्च है और हमारा जो वजूद है, हमारी जो पहचान है कि हम भारतीय हैं। इनसे सीख लेने की आवश्यकता है और उन लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण दे दिए, सर जो है फांसी के फंदे को चूमा। आज कम से कम जो है वो पाठ्य पुस्तकों में अब देखिए तमाम इस गांधी पर सैकड़ों हजारों किताबें जो है वो लिख दी गई और तमाम रिसर्चेज यानी शोध इस पर हो गए। लेकिन इस शोध और इस तरह के रिसर्च और किताबें लिखने का सिलसिला बंद करके यदि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर जो है वो पुस्तकें लिखी जाती और वो काफी उसका प्रचार होता, वो सर्कुलेट होता, लोगों में देशभक्ति की भावना आती, राष्ट्रभक्ति की भावना आती, अवाम परस्ती की भावना आती। बच्चों के जो है जो पाठ्यक्रम है उसकी नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में यदि परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ हमारे शहीद आजम भगत सिंह का, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का, अमर शहीद अशफाकुल्ला जी का, अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि का जीवनी की बात होती तो उन बच्चों में एक देश के प्रति एक भावना जगती, उनके अच्छे संस्कार बनते। लेकिन उन किताबों में भी इन्हीं देश के दुश्मनों मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू इत्यादि का वर्णन करके हमारे यानी उभरते हुए बच्चों के दिमागों में यानी वही बात को ठूसी गई है। और इस जेएनपीसी के जो चाटुकार इतिहासकारों का जो गिरोह रहा है, जेएनपीसी के चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह रहा है, जेएनपीसी के चाटुकार मीडिया का गिरोह रहा है और जेएनपीसी के चाटुकार पत्रकारों का गिरोह है। इन देश के दुश्मनों मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू के सभी देश विरोधी, भारत विरोधी पापों को ढकना और एक झूठी महिमा मंडन का एक औरा खड़ा करना, ये हमारे देश में आज जो है 60-70 साल से चल रहा है। और इसीलिए ये जो मैंने भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बीच में है, कभी भी इनका नाम नहीं लेती हैं, कभी भी इनका नाम नहीं लेती हैं। अधिक से अधिक वो उसका वो गांधी का या नेहरू का और ये जो दूसरे आए हैं उसके बाद जेएनपीसी के बाद गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी के बाद जो आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले, बस गोडसे और सावरकर, ये बहुत बड़ी साजिश है। गोडसे का जो प्रकरण है, गोडसे जो है ये आरएसएस वालों का यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वालों का एक प्लांटेड शख्सियत है जो कि उस गांधी की हत्या में वो नेहरू भी शामिल था
उसको बचाने के लिए आरएसएस वालों ने इस गोडसे को प्लांट किया और उसको सिखा पढ़ा के भेजा कि तुमको बस यही कहना है और तुमको इसकी रट लगानी है कि हमने गांधी को मारा और अपनी बात को उचित ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए उसने एक किताब भी लिख डाली कि हमने गांधी को क्यों मारा। तो ये अधिक से अधिक गोडसे और सावरकर अवश्य निश्चित रूप से एक बहुत जो है नायक थे इस देश के। हालांकि वो जो है कुछ वक्त के लिए जो है वो हिंदू महासभा के भी सदस्य बन गए थे, लेकिन फिर भी जेल की यातनाएं जो है उन्होंने झेली है। अपने करीब 35-36 मैंने अपने जो वर्ष का उन्होंने जेल की यातना काटी है। तो उनकी आलोचना वो करते हैं जिनके आदर्श गांधी नेहरू जो है कभी कभी यातना झेले नहीं, जेल में बंद भी हुए तो पूरी सुविधाओं के साथ वो आलोचना करते हैं इनकी, सावरकर की। और उनके जेएनपीसी के चाटुकार और उन चाटुकारों के साथ और भी सब मिल जाते हैं साथ में, ये कम्युनिस्ट वाले भी मिल जाएंगे और भी सपा बसपा और जो है ये वाले इसके साथ और भी जो प्रवक्ता आते हैं, और विशेष करके वो इस्लाम आस्था वाले हमारे भारतीय भाई बहनों के तबके तमाम वो प्रवक्ता चले जाते हैं, बस उसी जेएनपीसी के सुर मिलाने के लिए और सावरकर को घेरने के लिए। लेकिन जरा भी वो ये नहीं देख पाते और उनका विचार नहीं आता कि भाई जितनी यातनाएं जो है सावरकर जी ने झेली हैं, ये जो अंग्रेजों का बिल्कुल चहेता बन करके, अंग्रेजों के दलाली और मुखबिरी और चमचागिरी करके जेलों में जो है वो बने जो है स्वर्ग जैसी सुविधाएं लेकर के, वो क्या तुलना करेंगे जो है वो सावरकर से। लेकिन हाँ, वो सावरकर को नीचा दिखाते हैं कि पता नहीं कहाँ से एक थ्योरी लगा कि उन्होंने माफी मांगी। लेकिन माफी क्या, अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी तो खुलेआम जो है इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था 1914 के आसपास। और उसी ने जो है वो हमारे भारतीय नौजवानों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया। तो यह भी तथ्य जो है वो छिपाया गया और उस तथ्य को बीजेपी वाले भी जानते हैं। बीजेपी वाले ये जेएनपीसी की ही तरह जो है बहुत शातिर किस्म के माने देशद्रोही हैं कि वो जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की तमाम देश विरोधी गतिविधियां हैं, नेहरू की जितनी देश विरोधी गतिविधियां हैं, उनको बिल्कुल वो छिपा रहे हैं। आज भारतीय जनता दल कम से कम जो है परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के महत्व को सामने जो ला रहा है, तो फिर इसमें बड़े शातिराना ढंग से जो है उनका सिर्फ नाम मात्र को नाम लेकर के किस तरह से फिर इन दोनों गद्दारों को, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू के गद्दारियों को छिपाने के लिए। सरदार पटेल एक महान शख्सियत हैं जिन्होंने 562 रियासतों को मिला करके भारतीय संघ बनाया, बात सही है। लेकिन यदि इनको परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आगे लाते ये मोदी महोदय, तो देश उनकी जीवनी से, उनके आदर्शों से, उनके त्याग से, बलिदान से, शहादत, कुर्बानी से देश प्रेरणा लेता।
देश ये भी जानता है कि जब जब उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, इसका मतलब क्या है? यानी त्याग बलिदान के लिए जो है लोगों को तैयार करते। और अंग्रेजों को भागने पर जो मजबूर किया वो इन्हीं परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की कुर्बानी और शहादत ने। तो ये सारी बातें सामने आती और उसमें यह भी बात आती सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर तमाम शोध होता, पुस्तकें लिखी जाती, चर्चाएं होती, तमाम व्याख्यान होते, लेक्चर होते, तो ये भी सामने आता कि आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में बनाने में गुजरात के व्यापारी जो कि रंगून में उनका व्यापार चलता था, मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी ने अपना पूरा व्यापार को नष्ट करके, पूरे व्यापार को मैंने बेच करके 1941 में जब आज़ाद हिंद फौज बन रही थी, उन्होंने 1 करोड़ रुपया, वो 1 करोड़ आज की तारीख में हजारों करोड़ से भी अधिक होगा, वो दे करके अपना पूरा व्यापार ही नष्ट कर दिया। और हमारे परमादरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आपका व्यापार कैसे चलेगा, आपका परिवार कैसे चलेगा? तो वो राष्ट्रभक्त के भावना से ओतप्रोत होते हुए मरफानी जी ने नेताजी के आगे कहा कि नेताजी अब हमको व्यापार की क्या जरूरत है, हम भी आपकी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो रहे हैं। ये जज्बा वो जो है मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी ने दिखाया। और वो कहाँ के थे? गुजरात में एक क्षेत्र है सौराष्ट्र में एक जिला है राजकोट में एक कस्बा है, उसका नाम है धोराजी, वहीं के थे। उसी प्रकार गुजरात के ही सूरत जिले से जो मैंने आज़ाद हिंद फौज में लोगों को भर्ती कराने के लिए एक भर्ती अधिकारी, रिक्रूटिंग ऑफिसर, वो गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी, तो इनका भी वर्णन आता। जब हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी की बात आती, उनकी शहादत और कुर्बानी की बात आती, देशभक्ति की बात आती, तो हमारे इन दो देशभक्तों का मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी और वो गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी का भी नाम आता। तो जब इनका नाम आता तो देश में हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में एकता का वो संचार होता, एकता आती, सद्भाव आता। लेकिन कितनी साजिश के तहत इन जेएनपीसी वालों ने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यानी इन कहानियों को दबा के रखा है। और यही नहीं, मोदी जी देखिए इस चीज को पिछले 2-3 एपिसोडों के माध्यम से बताया गया था कि मोदी जी भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती मतलब जब उनका जन्म जो है 23 जनवरी को हुआ था ना, 23 जनवरी 1897 को। तो उस जयंती पर ये हमारे मोदी महोदय जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब ये कह रहे हैं कि गुजरात का नेताजी सुभाष चंद्र बोस
और उनकी आजाद हिंद फौज से गहरा संबंध है। अब उनकी ये मैंने ये देखिए शरारत, दिमागी शरारत यानी मेंटल मिस्चीफ कि किस आधार पर गुजरात का गहरा संबंध नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस या आजाद हिंद फौज से है, उस तथ्य को जो है वो छुपा जाते हैं। तो कम से कम ये भी आता कि भाई नहीं भाई, वो तथ्य यही है कि गुजरात के राजकोट के जो है जो व्यापारी यानी मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ बर्फानी जो व्यापारी थे, और उन्होंने अपना पूरा व्यापार को नष्ट करके 1 करोड़ रुपए का योगदान किया था आजाद हिंद फौज के बनने में। और जो भर्ती अधिकारी थे या रिक्रूटिंग ऑफिसर थे गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी, उनका भी तो कम से कम देश जानता और देश इनको पकड़ भी लेता मोदी जी को कि कितना ये झूठ बोल रहे हैं और क्यों छिपा रहे हैं। और शायद इसलिए वो छिपा रहे होंगे कि क्योंकि ये दोनों राष्ट्रभक्त जो है वो इस्लाम आस्था से आते हैं। इसीलिए तो भारतीय अवाम ताकत दल बिल्कुल स्पष्टता से अपने अवाम के सामने अपने आदरणीय भारतीय अवाम के सामने कहता है कि इनका ये जो उपदेश है कि सबका साथ सबका विश्वास, ये बहुत ही खोखला है, बहुत ही यानी छलपूर्ण है और कपटपूर्ण है, छलावा है। देश इसको जाने। और उसी प्रकार जो है हमारे वो ये चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला जी और भगत सिंह, देखिए कम से कम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्ला खुदीराम बोस की जीवनी का यदि संचार होता अपने भारतीय भाई बहनों में, तो किस तरह से उन्होंने हमारे लिए, हमारा मुल्क भारत राष्ट्र ही सब कुछ है, सर्वोच्च है, ये दिमाग में आता। और कम से कम जो इसमें जो हिंदू मुस्लिम के हैं, उनको एक अच्छा सबक मिलता। अब जैसे कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे, इसी पचड़े से दूर सिख है फलाने ठिकाने, वो नास्तिक हो गए और मरते दम तक जो है वो नास्तिक थे, इन्हीं पचड़ों से दूर। भगत सिंह के विषय में अच्छा, और उन्होंने किताब भी लिखी है, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों बना, और उसी में उन्होंने इशारा किया था और लिखा है कि हम अपनी कुर्बानी और जान दे करके ये सफेद अंग्रेजों को भगा देंगे, लेकिन इससे अधिक खतरनाक इसी देश के उपजे, इसी देश से पैदा हुए, लेकिन उन सफेद अंग्रेजों के ही जो है वो मैंने से ही जो है वो शिक्षा और दीक्षा लिए हुए, उन्हीं की ट्रेनिंग लिए हुए ये हमारे देश के उपजे काले अंग्रेज, जो कि उनसे अधिक खतरनाक हैं। इनको समाप्त करने की जिम्मेदारी अब मेरे जाने के बाद, मतलब उनके जाने के बाद, मतलब शहीद आजम भगत सिंह के जाने के बाद, इन काले अंग्रेजों को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी। अब इन काले अंग्रेजों को तो देखिए ना, सामने दिख रहा है कि कोरोना की महामारी आ गई है। पिछले साल इसी तरह के कोरोना की महामारी में के दौरान चुनाव करवाए गए और ये चुनाव आयोग बहुत दम भरता है कि हम जो है अपने वो कोविड प्रोटोकॉल को पालन करवाएंगे। कुछ नहीं, रैलियां होती रहीं, कहीं यानी कोई पालन नहीं हुआ और जो है कोरोना फैलता गया, लोगों की जान लेता गया और हजारों की तादाद में हमारे जो है भारतीय भाई बहनों की जान गई। और इसको पूरा देश देखता रहा
और पूरी और चुनाव आयोग भी वो इसी में अपना चुनाव वो करवा रहा, लोगों की जान जा रही है। और हमारे देश की और भी संवैधानिक संस्थाएं, मोदी जी भी उसमें शामिल थे, उनकी पार्टी भी शामिल थी, और हमारे जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालयगण, सबकी आंखों के सामने जो है यानी जान लेने वाला इलेक्शन जो है, चुनाव विधानसभाओं के, जिसमें कि पश्चिम बंगाल भी था, वो करवाए गए। और हजारों हमारे भारतीय भाई बहन काल के गाल में समा गए और मौत का शिकार हुए। तो हो सकता है कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने एक जो है फर्ज अदायगी के नाम पर वो अपना गुस्सा दिखाया कि क्यों न चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। इससे काम नहीं चलता है। आप इन सब कुकृतियों के लिए कठोर से कठोर दंड दीजिए। यदि हत्या का मुकदमा चल गया होता इसके ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, वाकई में ये चलता, और उसके जितने अधिकारी, जितने कर्मचारी जो कि चुनाव आयोग में जो कि चुनाव करवाने में शामिल थे, और सब पर जो है हत्या का मुकदमा चलता और दंड मिलता, फांसी होती, तब शायद चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं पड़ती कि इतनी खतरनाक जो है वो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोविड-19 का, उसमें ये जो है चुनाव करवाते। कहने को है जरूर कि संवैधानिक संस्था है, लेकिन उसकी नीयत जो है यानी जरा भी यानी मानवता विहीन, यानी ह्यूमन लाइफ्स के प्रति जो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल उसका अभाव। और ये कब मानेंगे? दंड के द्वारा। यही तो दुख होता है। कोरोना का पीरियड चल रहा है, लोग मौतें भी हो रही हैं, लेकिन इसी में वो चुनाव करवा रहे हैं। और अकेले चुनाव आयोग जो है जिम्मेदार नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियां। यही तो ये देखने की बात है कि आज हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह की आत्मा क्या कहती होगी कि हमने जिन अपने भारतीय भाई बहनों के लिए अपनी जान गंवाई, आज वही लोग अपने ही भारतीय भाई बहनों की जान लेने के लिए, और अपने भारतीय भाई बहनों की जान लेकर के भी सत्ता हथियाने की हवस जो है वो पूरी कर रहे हैं। इतना तो मैंने इसकी तो कभी कल्पना भी नहीं किए थे। आज उनकी कुर्बानी शहादत का सरासर अपमान है, सरासर अपमान है। अब देखिए ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, वो सेंसिबिलिटी आती है कि नहीं आती है। हमारे जो अमर शहीद जो कि परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह और अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि ने जो है अपनी कुर्बानी और शहादत देकर के इस देश को आजादी दिलाई। आज वही देश जो है अब अपने ही भारतीय भाई बहनों की लाशों पर वो सत्ता हथियाने के आतुर है, और सारी संस्थाएं जो है वो देख रही हैं इसको। अब हाईकोर्ट में
अब एक जो है वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने तो आगाह कर दिया था कि भाई जाने तो जान है, और उसको ये चुनाव आयोग माना नहीं। अब जब आचार संहिता लग गई तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि भाई ड्यूरिंग मैंने जब से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो ये कोई जो है इलेक्शन से संबंधित या उससे रिलेटेड कोई भी इशू वो इंटरटेन न करें। तो इसलिए वो इंटरटेन न करें, और करना भी है तो आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इलेक्शंस, माने कि चुनाव होने के बाद उसको देख सकते हैं। तो हाईकोर्टें तो मजबूर हो गई। अब जो है अब एक ही आशा टिकी हुई है हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, और उससे तो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से तो बराबर मैं और भारतीय अवाम ताकत दल बराबर ये निवेदन कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है, और वस्तु स्थिति से अवगत भी करा रहा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि बराबर हर मौके पर कहता रहा है कि इस देश के लिए जो ह्यूमन लाइफ्स है, जो मानव जीवन है, अर्थात हमारे भारतीय भाई बहनों का जो जीवन है वो बहुमूल्य है। ये हर मौके पर जो है वो कहता रहा है, और साथ साथ वो यह भी कहता रहा है कि हमारे भारतीय समाज के काफी तबके में जो व्यवहार के स्तर की गिरावट के बावजूद भी लोगों का भरोसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है। तो वाकई में उसी भरोसे को कायम रखने के लिए, और जो हमेशा कहता रहा है कि ह्यूमन लाइफ्स या मानव जीवन या हमारे भारतीय भाई बहनों का जीवन बेशकीमती है, प्रीशियस है, इसको टेस्टिफाई करने का, इसको प्रमाणित करने का, इसको साबित करके दिखाने का, इसको विंडिकेट करने का यही डिफाइनिंग मोमेंट है। यही जो है ये फैसले की घड़ी है, और कि जो सुप्रीम कोर्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो कहता है उसके अनुसार करता भी है कि नहीं करता है, ये भी देश देखेगा, और हमारी आदरणीय भारतीय अवाम देखेगी। तो ये बहुत फैसले की घड़ी है, लोगों की जान बचाना है। देखिए, मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी लोगों से मैं पूछता रहता हूं। सब लोग यही कह रहे हैं कि नहीं साहब, लोगों की जान बचानी चाहिए थी, और हाँ, लोगों की जान जो है बचानी जानी चाहिए थी, और लेकिन यह बात सुनता कौन है? अब पता नहीं कौन के लिए वो किसको कह रहे थे। अब और फिर एक बात और कह रहे थे कि साहब आपकी ये बात सुनता कौन है? तो मेरे मन में आया कि हाँ भाई, मेरी इस बात को न तो चुनाव आयोग मान रहा है। चुनाव आयोग तो देखिए क्या बहाने ले रहा है, उसने देखते हुए कि खतरनाक जो है वेव जो है जो कि कोविड-19 का कोविड-19 का एक खतरनाक वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन आ गया है। खतरनाक इस मामले में है कि वो पहले जितने भी वेरिएंट थे इसके कोविड-19 के, तो उससे तिगुना चौगुना इसकी गति है फैलने की और संक्रमण की और मौत की भी। वो आने पर भी जो है ये चुनाव आयोग जो है वो घोषित कर दिया। अब घोषित करने के बाद कह रहा है
कि संविधान में तो कोई प्रावधान है ही नहीं कि हम अपने ही घोषित जो है कार्यक्रम को रोक दें। ये देखिए, तो कुतर्क गढ़ने की जो है एक जो है एक इम्तिहान होती है। इसीलिए तो अब सबकी आशाएं और सबकी आशाएं और सबके मतलब कि जो भरोसा इसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर ही टिकी है कि कम से कम ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों को मौत के मुंह से निकालने के लिए आगे आए और एक उपयुक्त जो है वो आदेश वो पारित करे और पारित करके इस चुनाव को खारिज करें, और बल्कि आदेश दे कि जब ये खतरनाक इसकी अवधि ओमिक्रॉन की जो खतरनाक अवधि है उसका समय खत्म हो जाए, इसके बाद उसके बाद ये चुनाव करवा लें। तो जितने लोगों से हमने बात की, सब लोग इसी विचार के थे कि नहीं साहब, जो है लोगों की जान बचाना जो है ये प्राथमिक जो है मैंने ये प्रथम जो है ये प्रथम और सबसे पहले जो है इसकी प्राथमिकता है। तो आज जो कि भारतीय जनता दल वो कहता रहा है कि इस चुनाव में खास करके जो वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता दल शिरकत करेगा, इसमें शामिल होगा, कहता भी रहा और करता भी, लेकिन सबको छोड़ करके और इस बात पर कायम भी है और उसमें वो लगा हुआ भी है कि ये चुनाव हर हालत में जो है वो कैंसिल हो। लेकिन यदि कैंसिल नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो लोगों की जान बचाने के लिए आगे नहीं आता, मान लीजिए, तो अब अवाम को, हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है, जिसके हाथ में जो है पूरी ताकत है, उस ताकत के द्वारा इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सजा दे। और नोटा इसका एकमात्र जो है एक मजबूत और असरदार विकल्प है। लेकिन उस नोटा का जो प्रतिशत है वो 80 और 90 के पास पहुंचना चाहिए, तब जाकर के। और ये बात सत्य है कि ये जो भारतीय समाज विरोधी जो ताकतें हैं और भारत विरोधी जो ताकतें हैं जो राजनीतिक दल के बेस में हैं, इनको कोई असर करता ही नहीं है। कोई ऐसी संस्था बची ही नहीं भारत में, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, और चुनाव आयोग तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये पाखंडी किस्म का जो है, तो जो कि इनको नकेल लगा सके, इनकी गतिविधियों पर नकेल लगा सके, और इनकी जो समाज विरोधी हरकतें हैं, जो करतूतें हैं, उस पर पाबंदी लगा सके। इनको सिर्फ एक ही चोट जो असर करती है, वोट की चोट। और इनके तर्क आप सुनेंगे तो एक से वो घिनौनी किस्म के, माने ओम प्रकाश राजभर के तर्क सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी के तर्क सुनिए, आरएसएस वालों का तर्क सुनिए, बीजेपी वालों का तर्क सुनिए, और उसका विश्लेषण करिए तो कितना घिनौना लगता है। भारतीय जनता दल बराबर बोलता है भारतीय एकता, और इसी की आवश्यकता है। तो बीजेपी वाले कहते हैं कि भारतीय एकता नहीं, हिंदू एकता होनी चाहिए। सारे मैंने वो हिंदू सनातन में जितनी जातियां वो इकट्ठे होकर के वो हिंदू एकता दिखाएं इनको वोट के लिए। तो ये बहुत घटिया किस्म के, या घटिया तो हम नहीं कह सकते, बहुत खतरनाक किस्म के ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। और वो सिर्फ इसी बात पर उनको इस बात का गुमान है, घमंड है
कि उनकी जो है ये विघटनकारी जो हथियार हैं उनके हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन या हमारे आदरणीय भारतीय आवाम उसका शिकार हो जाएगी। इस भ्रम को तोड़ने का इस भ्रम को तोड़ने का ये डिफाइनिंग मोमेंट है, एक फैसले की घड़ी है, और आप अपनी ताकत का एहसास उनको करवाइए और इनको नष्ट में नाबूद करिए। तो कहा जा रहा था कि हमारे जो है परमादरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस इज्जत और प्रतिष्ठा और सम्मान के हकदार हैं, उसके अनुसार जो है कम से कम यदि मूर्ति बनानी है तो बड़ी सी मूर्ति जो है, जो अब तो जो बन रहा है ना सेंट्रल विस्टा में जो नया वो संसद भवन बन रहा है, उस संसद भवन के बीच में हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बहुत बड़ी प्रतिमा होनी चाहिए, और उनको देश में राष्ट्र महानायक के रूप में जो है उनको वो प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए, और वो सम्मान जो है इनको दिया जाना चाहिए। और कम से कम जो है जो इंडियन करेंसी पर, भारतीय नोटों पर इनकी छवि, इनकी फोटो होनी चाहिए। वो जो गद्दार है वो जो मोहनदास करमचंद गांधी की उसकी फोटो को हटा करके सिर्फ इनकी फोटो होनी चाहिए। जो जिस दिन उन्होंने आज़ाद भारत की स्थापना की थी, वो 21 अक्टूबर 1943 को, वही हमारा वास्तविक जो है आज़ादी का दिवस होना चाहिए। इसलिए 15 अगस्त को खारिज करके अपना आज़ादी का दिवस जो है 21 अक्टूबर होना चाहिए, और 2 अक्टूबर को जो कि गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के दिवस के रूप में मनाते हैं, उसको खारिज करके 23 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय दिवस। और ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह और अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्य भारती इत्यादि सबको जो है, सबकी जीवनी जो है, और जीवनी नहीं बल्कि उनके ऊपर तमाम पुस्तकें लिखी जाएं, तमाम व्याख्यान हो, तमाम चर्चाएं चलें, पर चर्चा हो, डिस्कोर्सेस हो, लोग जाने इसकी आवश्यकता है। तो मोदी महोदय जो है अब इसमें लिपापोती शुरू कर दी है। वो क्या कर रहे हैं, जरा देखिए वो क्या कर रहे हैं कि भाई जो हमारा ये गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, उसी के साथ जो है 23 जनवरी से शुरू कर देना है। 23 जनवरी खुद अपने आप में एक राष्ट्रीय दिवस होना चाहिए, क्योंकि उस दिन हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, राष्ट्रीय दिवस। जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो तो अलग है, लेकिन 2 अक्टूबर को खारिज करके 2 अक्टूबर तो अपने सर पर ये जो माने भारत विरोधी जिसने कि देश को बंटवाया, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, 3 करोड़ से ऊपर वो घर उजड़े, और इतनी बड़ी त्रासदी, और देश को धोखा दिया कि पाकिस्तान मेरे लाश पर बनेगा, और जो है उसने पाकिस्तान बनवाया भी, विश्वासघात किया। तो उसके जन्मदिन को ये जेएनपीसी वाले जो है उसके जन्मदिन 2 अक्टूबर को ये जेएनपीसी वाले राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है मनवा रहे थे। अब जो है उनके बाद जो आए हैं छोटे मियाँ, वो भी वही कर रहे हैं, और जो है सुभाष चंद्र बोस का जब नाम आता है तो बस वही दिखावटी पाखंडी। ये कैसे भाई होगा, बताइए ना।
तो 2 अक्टूबर को खारिज करके 23 जनवरी को ही जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और मनाना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं कि जो गणतंत्र दिवस के साथ जोड़ करके वो नाम मात्र दिखावा और पाखंड ये मोदी जी ने शुरू कर दिया है। पहले तो और एक पाखंड जो है और शुरू किए थे, पराक्रम दिवस। और 15 अगस्त को आजादी के दिवस के रूप में उसको तो पूर्णतः खारिज करके हमारे देश का आजादी का दिवस होना चाहिए 21 अक्टूबर। 15 अगस्त 1947 अपने देश का राष्ट्रीय दिवस, अपने देश का आजादी का दिवस हो नहीं सकता और है भी नहीं। वो उस दिन आजादी मिली भी नहीं है। उस दिन जो है हमारे देश को इन अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेटस के रूप में वो दिया है, आजादी नहीं मिली। और जहां तक राष्ट्र की बात है, पूरे भारतीय इतिहास में सर्वाधिक त्रासदी का दिन कोई भारत के इतिहास में कोई ऐसी घटना, ऐतिहासिक घटना नहीं हुई या कितने भी युद्ध हुए, मारकाट हुई, लोगों की जान गई, लेकिन 25 से 30 लाख लोग जो है किसी भी घटना में लोगों की जान गई नहीं। 3 करोड़ से ऊपर वो घर उजड़े। उसको ये सब बोलना है कि ये एनपीसी वाले बोलते रहे कि ये आजादी का दिवस। हाँ, ये गद्दार नेहरू के लिए जरूर भाई, इसलिए कि उसने सत्ता हथियाई थी। इस तबाही के मंजर पर 25 से 30 लाख लोगों की लाशों पर और जो है 3 करोड़ से ऊपर 3 करोड़ से अधिक लोगों के उजड़े घर के मंजर पर सत्ता उसने हथियाई थी। बस सही है। और इसलिए उसने बोला भी था, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, सौभाग्य के साथ साक्षात्कार, मिलन, सामना। तो उसके भाग्य का तो उदय हो गया, साक्षात्कार हो गया। लेकिन देश के लिए जो है सबसे बड़ी त्रासदी। तो किसी भी रूप में 15 अगस्त 1947 जो है हमारे इस मूल भारतवर्ष के लिए आजादी का दिवस है ही नहीं। ये गद्दार जीएनपीसी जो है बराबर जो है इस 15 अगस्त को उस सबसे बड़े त्रासदी का, विश्वासघात का दिन को हमारे आपके ऊपर जो है आजादी के दिवस के रूप में थूकती रहेगी। ठीक है, वक्त आ गया है कि उसको सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में जानते हुए सिर्फ 21 अक्टूबर को जो है आजादी का दिवस जो है के रूप में मान्यता देनी चाहिए और उसी दिन जो है आजादी का दिवस जो है पूरा देश मनाए, इसकी आवश्यकता है। तो मोदी महोदय ने आजाद हिंद फौज का एक संग्रहालय तो बनवा दिया। एक बार घोषणा भी कर दी कि नहीं भाई, हमारे आजादी का दिवस जो है वो 21 अक्टूबर होना चाहिए। तो सुनने में आ रहा है कि वो 15 अगस्त के दिन भी वो झंडा वो फहराते हैं और 21 अक्टूबर को नाम मात्र का वो तो अखबारों में आता भी नहीं। इस तरह से पाखंड और जो है देशद्रोह कर रहे हैं मोदी जी इस देश के खिलाफ। तो इन एनपीसी वालों से ज्यादा शातिर ये हैं मोदी जी, जो कि हमारे यानी इन राष्ट्रभक्तों के प्रति जो है यानी कोई भक्ति नहीं, सिर्फ पाखंड। वो कश्मीर के संबंध में अच्छा, और खास करके जो हमारा जो ये चुनाव की बात है और जो ये माने राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका भाषण क्या होता है कि मोदी जी ने नौकरी नहीं दी और रोजगार नहीं दिया और जो है महंगा और जो है
महंगाई वो बढ़ा दी, बस यही 3-4 उनके जुमले बस चलते हैं। और जो कहते हैं कि नौकरी नहीं दी, जनता वो याद करे कि जब इनका समय था, जब इनकी सरकार थी, तो नौकरी दिए थे। समाजवादी पार्टी या अखिलेश महोदय जो है, जब उनका वक्त था तो नौकरी दिए थे। ये नौकरी न दे करके बेरोजगारी भत्ता दिए थे। और जो है महंगाई, अरे जो खुद जो है उसके 2 लोग पकड़े गए, पीयूष जैन और जो है पुष्पराज जैन, काला धन उसका पकड़ा गया, और वो भी बेशर्मी से कह रहा है कि महंगाई को वो दूर करेगा। शिक्षा को माने शिक्षा की नींव खोद करके शिक्षा को तबाह जिसने किया, वो जो है वो जो है बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहा है। और जातिवाद और सांप्रदायिकता की ये सब इसकी जड़ है सर। और वो जो है कभी परशुराम की मूर्ति लाएंगे, कभी उसकी मूर्ति लाएंगे, सिर्फ पांतिक भावनाओं को उभार करके। इसलिए देश को जरूरत है कि इन जो है जो पांतिक भावनाओं को उभारना, जाति भावनाओं को उभारना, और फिर इसके बाद वो विखंडन करना, और झूठ मूठ का कि जो है कि रोजगार और फलाने ठिकाने। महंगाई के विषय में भारतीय जनता ताकत दल ने ये बोला था कि तमाम इसी देश का लूटा हुआ पैसा जीएनपीसी के द्वारा विदेशी बैंकों में जमा है। आज की तारीख में कम से कम 12 लाख करोड़ का काला धन हमारे भारतीय भाई बहनों का, हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का, मजलूम भारतीय भाई बहनों का लूटा हुआ पैसा इन जीएनपीसी ने विदेशी बैंकों में 12 लाख करोड़ के आसपास का है। और खुद सोनिया और राहुल का के नाम से काला धन जो है वो 180 लाख करोड़ का है। तो इतना ही कम से कम ला दिए होते मोदी महोदय, तो कम से कम जो है डीजल पेट्रोल पर सब्सिडी जो है वो मिल सकती थी। और महंगाई जो है, और महंगाई का बोझ और जिस बोझ के तले हमारी आम आवाम पिस रही है, तो उससे राहत मिल सकती थी। लेकिन मोदी महोदय अपने को राष्ट्रवादी कहेंगे, बीजेपी वाले अपने को राष्ट्रवादी कहेंगे, लेकिन जीएनपीसी के द्वारा लूटे हुए, और खास करके सोनिया राहुल के द्वारा लूटे हुए काले धन को लाएंगे नहीं। और इस बात को वो नहीं लाएंगे, और इस बात को समाजवादी पार्टी भी नहीं बोलेगी, बहुजन समाज वो पार्टी भी नहीं बोलेगी। तो कितने मानसिक रूप से ये सब मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से, यानी कितने जो है ये सब जो है बेईमान है सर। और जनता के आगे जो है हर वक्त झूठ बोलना। इसीलिए जब इतना झूठ और वो फैलाए हुए हैं, तो जनता को अपनी आवाम को फैसला करने में जो है वो काफी दिक्कत होती है। एक तो जो है ये तो समस्या है, दूसरे जो है ये व्यक्तिगत पूजा और अंधभक्ति, यह जो है समस्या को और जटिल कर दे रहा है। आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे, उसी से एक अंदाज मिलता है, हालांकि यानी पूरा परिदृश्य उससे सामने नहीं आता है, लेकिन एक अंदाज मिलता है कि जब वो जो इनके जो बीजेपी के समर्थक है, सिर्फ अंधभक्ति, योगी आएगा बीजेपी आएगी। क्यों आएगी और क्यों हकदार है कि उसने बहुत काम किया है। हाँ, काम तो किया है,
मैंने वो जो सड़क वगैरह में काम तो किया, मैं बात नहीं है, उसको जो है उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। और वो तुलना ये करते हैं कि जो 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 इन सबों ने 60-70 सालों में नहीं किया, वो जो है योगी और मोदी की सरकार ने किया है, और ये भी बात सत्य है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि भ्रष्टाचार पर क्या किया। भ्रष्टाचार, लोग बताते हैं कि भ्रष्टाचार महंगा हो गया। जो उनको किसी काम के लिए 100 रुपये देने पड़ते थे, आज की तारीख में भ्रष्टाचार है और उसी काम के लिए उनको 500 रुपये देने पड़ते हैं। तो भ्रष्टाचार की मार और बढ़ गई, महंगा हो गया वो। इस पर जो है वो जो है वो बोलने को तैयार नहीं है। रही बात तमगा लूटते हैं कि अपराधियों को खत्म कर दिया, उन्होंने मुख्तार अंसारी के साथ जो किया वो जरूरी था, स्वागत है उसका। अतीक अहमद के साथ किया वो भी ठीक था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि योगी महोदय के नाक के नीचे वो कुंडा वाला जो है, वो दुर्दांत अपराधी, खूंखार अपराधी रघुराज प्रताप सिंह या रज्जू भैया, उनको दिखा नहीं। अपराधियों को समाप्त करने के मामले में भी पक्षपात और वो भी जातिवाद जो कर रहा है, वो कभी भी उस प्रदेश का हितैषी हो नहीं सकता। और एक बात तो पहले बताई गई थी कि जनता को यदि जो दम बढ़ते हैं कि अपराधियों को मैंने वो कर दिया, जनता को राहत मिलती है अपराध खत्म होने से, अपराधियों के खत्म होने से नहीं मिलती है। तो इस अवधारणा को हमारे भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझ लें। जनता को राहत मिलेगी अपराध खत्म होने से, अपराधियों के खत्म होने से नहीं होती है। और उसी के साथ दूसरी सच्चाई यह है कि अपराधियों के ही खत्म होने से अपराध खत्म नहीं होता है। माने जनता को राहत मिलेगी अपराध के खत्म होने से, और सिर्फ अपराधियों के ही वो खत्म होने से अपराध खत्म नहीं होता। उस अपराध के जड़ें कहां तक है, उसके तार जो है वो कहां तक माने वो जुड़े हुए हैं। जब तक उन तारों को भी नहीं काटा जाएगा और उसकी जड़ को भी नहीं उखाड़ा जाएगा, अपराध जाएगा नहीं। तो अब अपराध जाएगा नहीं तो जनता को राहत भी नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए मुख्तार अंसारी को संरक्षण जो है वो किसने दिया? जब वो जेल में बंद था तो पंजाब में भागकर के पंजाब में शरण लिया था। उसको संरक्षण देने वाले यही कैप्टन अमरिंदर सिंह या इसके बाद चन्नी मन्नी आए हैं, ये लोग, और सबसे बड़ा राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के खिलाफ योगी और मोदी ने क्या किया? मुख्तार अंसारी को तो जो आप जेल में बंद कर रहे हैं और उसकी सारी संपत्तियों पर जो है बुलडोजर आप चलवा रहे हैं। लेकिन जो मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रहा है या दिलवा रहा है, उसको आप जो है पाल रहे हैं, उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। यही तो पाखंड और धोखेबाजी है बीजेपी की, योगी महोदय की और मोदी महोदय की, यही है। और योगी महोदय को जानना चाहिए कि ये मुख्तार अंसारी जो है किसके बूते माफिया मुख्तार अंसारी बना। मुलायम सिंह का शासन था, वो मुख्तार अंसारी खुद जो है उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है वो चलाता था, शासन वो था चलाता, और इतना खुखार जो है वो माफिया डांग बन गया। किसके बूते? मुलायम सिंह के बूते, या बाद में जो है वो अखिलेश के बूते। तो
मुलायम को बचा लिया गया, अखिलेश को बचा लिया गया। जो छोटी मछली थी मुख्तार अंसारी, उसको लटका करके उसके बिल्डिंग पर जो बुलडोजर चला करके ये बंद करके तमगा लूट लिया। और इसी प्रकार सबने, अरे दिल्ली में हिंसा हुई सीए पर, एक ने भड़काया, इसे सोनिया गांधी ने सीधे भड़काया हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, और एक ने हिंसा करवाया गद्दार केजरीवाल ने। मोदी महोदय ने दोनों को बचाया, मैंने सोनिया राहुल को बचाया, साथ साथ में केजरीवाल को बचाया। और किसको लटकाया? सिर्फ ताहिर हुसैन को और अमानतुल्लाह को, जो कि छोटी मछली थी या छोटे किरदार थे। इस तरह से ये बराबर माने अपराध हो या हिंसा हो, जो है किस तरह से पाल रहे हैं मोदी महोदय और योगी महोदय और बीजेपी के लोग, देश के साथ धोखा। तो इन मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो जो योगी के भक्त है, जो अंधभक्त है, बस काम किया। और योगी और मोदी महोदय की इच्छा से जो घोर अपराधी दीपक त्यागी, जो कि चोंगा पहन करके वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती बन गया है, वो कह रहा कि तलवार उठा लो मारने के लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को। और उधर इतना ही घिनौना जो है वो बोल रहा है तौकीर रजा। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो है यति नस्मानंद पर तो बोलेंगे, लेकिन तौकीर रजा जो कि उनकी पार्टी के हैं, तो उस पर वो चुप रहेंगे। तो ये बेरोजगारी और फलाने ढिकाने वो तो अपने स्थान पे है, ये समाज के लिए कितने घातक हैं यह जो है वो देखने की आवश्यकता है। लेकिन जो अंधभक्त होते हैं, या मान लीजिए अखिलेश अंधभक्त है, तो बस वही बेरोजगारी की महंगाई फलाने ढिकाने, जबकि महंगाई को कम किया जा सकता है कब, जब जो कि लूटा हुआ धन, जो काला धन के रूप में ला करके, इस पर जो अखिलेश नहीं बोलेंगे। कितनी बड़ी डकैत है जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी काकस या कांग्रेस है, इस पर अखिलेश नहीं बोलेंगे। तो ये कभी अखिलेश टाइप के हो चाहे मायावती टाइप के हो, जो है ये हमेशा देश को धोखा देना है और झूठ बोलना। और बीजेपी भी उसी तरह से अभिशाप है इस मुल्क के लिए। देखिए भारतीय जनता दल तो तरह तरह से बने, इनका असली जो मैंने मुल्क के सामने और अपने आवाम के सामने क्या असली इनका जो चरित्र चेहरा है वो बता रहा है, बताएगा भी। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा, जनता को ये फैसला है कि भाई ये देश विरोधी ताकतें हमारी आवाम को बांट करके, हमारी आवाम को झूठ और अफवाह का शिकार बना करके, उनकी विवेक बुद्धि को हार करके, और जो है उनको मानसिक रूप से नजर बंद करके जो वोट छीनने की साजिश कर रहे हैं, और फिर उनके कुकर्मों को हमारी आवाम जो है वो भुगत रही है, जबकि मताधिकार का अमोघ अस्त्र, वोट देने का जो है अमोघ अस्त्र जो है उनके हाथों में है। तो ये इस तरह की दुविधा, इस तरह का अभिशाप जो है कब तक अपनी आवाम झेलेगी? जिसके हाथ में जो है सर्वसत्ता है, सर्वशक्तिमान जो है, वो अपनी ताकत का एहसास वो कराए नहीं इनको। इसीलिए भारतीय जनता दल लंबे लुभाव में और मुख्तसर में यही कहता है कि आप सभी भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होइए, और एक होकर के सिर्फ नोटा के द्वारा इनको पनिश करिए और इनकी हैसियत दिखाइए।
और हैसियत करके जो इनकी पात्र जगह है वहां पर इनको ले जाइए, यही विकल्प है। तो नोटा के प्रति जागरूकता तो बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता दल की विनती है कि जो है नोटा का प्रतिशत जो है वो जो है वो 80-90 हो, और इन बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे ये जेएनपीसी या कांग्रेस हो, इनको 0 वोट मिले, तब जाकर के इनको जो माकूल जवाब मिलेगा। और इसी की आवश्यकता है। जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक ये अपनी खुरापातों से और देश विरोधी और भारतीय समाज विरोधी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, और आप इनके कुकर्मों को भुगतने के लिए मजबूर होंगे। सत्ता आपके हाथ में है, मताधिकार आपके हाथ में है, दिखाइए इनको, और यही चोट उनको असर करते भी है। तो सिर्फ नोटा नोटा नोटा, भूलिए मत इसको। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।